हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 10 अगस्त है और आज की खास बात यह है कि आज हम लोग बहुत सारे न्यूज़ को भी देखने वाले हैं और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज के न्यूज़पेपर में है वो आज आपको मिल जाएगा। साथ में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या बैकग्राउंड है, उसको भी देखेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा। मॉडर्न इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने आर्टिकल लिखा है और उसमें जो योगदान रहा उस समय में गांधी जी का, या क्विट इंडिया मूवमेंट में किस तरीके से चीज़ें हुई, इंडिया में जो इंडिपेंडेंस मिला है उसमें कितने लोगों का बलिदान रहा, ये सारी बातें हम आज डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल में। तो आप बने रहिएगा अंत तक। और जो इम्पोर्टेंट फीचर है, जैसे कि आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन मिलता है आपको और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो प्लीज़ उसका फ़ायदा उठाइए और आप लोग क्वेश्चंस का आंसर वगैरह लिख करके ग्रुप पे इन्वॉल्व रहिए। बहुत कम लोग आंसर वगैरह लिख रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं, तो जो लोग इस बार एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं एटलीस्ट वो लोग थोड़ा सा अग्रेसिव रहें, क्योंकि एग्ज़ाम भले ही आपका बहुत बाद में है लेकिन समय अभी ही मिला है आपको जब आप तैयारी कर सकते हैं। और जो लोग इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करेंगे और मेंस के क्वेश्चन पे भी आप टॉपिक को सोचने की कोशिश करेंगे कि अगर आंसर लिखना हो तो आप कैसा लिख पाएंगे। और अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तो आप पॉइंट्स कम से कम कलेक्ट कीजिए, 4 से 5 पॉइंट्स कि आप क्या लिख सकते थे इस पर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और स्टार्ट करेंगे कोटेशन से। कोटेशन है आज का हमारा, Those who dare to fail miserably can achieve greatly। तो बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर इन्होंने कही है। जॉन एफ कैनेडी साहब का ये कोटेशन है कि जो इंसान कभी डेयर ही नहीं करेगा आगे बढ़ने का, और अगर आप हमेशा असफलता से डरते रहेंगे, आगे जाने की हिम्मत नहीं करेंगे, तो सफलता भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर सेम चीज़ कही जा रही है कि जो असफल होने की हिम्मत रखते हैं वही एक दिन कुछ बड़ा हासिल भी कर पाते हैं। तो ये बातें हर किसी के जीवन में लागू होती है, खास करके वो लोग जो इस तैयारी में जुड़े हुए हैं। आप अभी रिजल्ट्स भी देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों का मोटिवेटेड भी फील कर रहे होंगे, कुछ लोगों को निराशा भी हाथ लगी होगी। तो ऐसे में एक बात हमें याद रखना है कि हमें टूटना नहीं है और अपने इस कदम को हमेशा आगे बढ़ाते रहना है। एक दिन हमने एक और कोटेशन देखा था कि बस एक स्टेप लेना होता है हमें अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, चाहे वो माइल्स की दूरी पर क्यों ना हो। तो ये आइए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को और उसमें हम लोग जानते हैं क्या क्या डिस्कशन होने वाला है। बैकग्राउंडर आज आपको मिलेगा कुछ फैक्ट्स का, मॉडर्न इंडिया के कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। फॉल एंड राइज ये इकोनॉमी बेस्ड आर्टिकल है। एन ऑगस्ट लेसन ये आपका आर्टिकल है जो वाइस प्रेसिडेंट साहब का है। एक्सप्लेन पेज के कुछ इंपॉर्टेंट इशू को लिया गया है और साथ में इंपॉर्टेंट न्यूज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मेंस का क्वेश्चन दिया गया है आंसर राइटिंग के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के आज के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो जो नए लोग हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, आपको काफी कुछ फायदा मिलता है यहाँ पर जब आप डिस्कशन में डेली रहते हैं, कई सारी बातें आपको जानने को मिलती हैं। तो बैकग्राउंडर में ये सारे फैक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज। और फॉल एंड राइज पहला आर्टिकल है, दूसरा है एन अगस्त लेसन। और इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके आप रेडी हो जाएं। इंपॉर्टेंट न्यूज के फैक्ट्स को आपको लगातार लिखते जाना है। पीडीएफ आपको मिल जाता है, आईएएस दरबार का आंसर रिव्यू ग्रुप है टेलीग्राम पर, वहीं पर आपको पीडीएफ भी दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ पीडीएफ पर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। अगर आपको चीजों को समझना है तो इस डिस्कशन को ध्यान से सुनना भी पड़ता है। तो आज का पहला न्यूज, गवर्नमेंट बैन्स इंपोर्ट ऑफ 101 डिफेंस इक्विपमेंट आइटम्स। न्यूज खबर आप तक पहुंच चुकी होगी यूट्यूब और न्यूज़पेपर के माध्यम से, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आखिर ये जो फैसला लिया गया, क्यों लिया गया है, किसने लिया, किसने लिस्ट तैयार की, इसके जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि इंपोर्ट, आपको बता दें कि भारत तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट का पूरे विश्व में, और उसमें 101 ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जिसके ऊपर की रेगुलेशंस लगा दिए गए हैं। सीधे तौर पर इसको इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है, इसके लिए प्रॉपर लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा। तो इस पर जो इंपॉर्टेंट क्रक्स निकल करके आता है वो क्या है? पहला क्रक्स, पहला पॉइंट जो आपको समझना है कि सबसे पहले तो आज जो भी बदलाव हो रहा है देश में उसमें कहीं ना कहीं एक स्टेप ये भी है कि हम कैसे अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाएं।
तो हमारा जहां जहां पर सबसे ज्यादा पैसा बाहर जाता है, जहां पर हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंस पर हैं या इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, उस जगह पर हमें सेल्फ रिलायंट बनाना है देश को, और इसमें एक ये कदम आप मान सकते हैं। और ये 2020 से लेकर के 2024 तक के बीच में इसको पूरा इंप्लीमेंट किया जाएगा, पूरे प्रोग्राम को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको क्या समझनी है, ये आप याद रखिएगा, इसको आंसर वगैरह में आप यूज कर सकते हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि मोदी जी का जो 5 पिलर है, 5 पिलर कौन कौन सा है, कि भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए 5 पिलर पर फोकस करना होगा। तो देखिए, सेल्फ रिलायंस से क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए 5 पिलर याद कर लीजिए। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड, जैसे 5 चीजें हैं जहां पर भारत को काम करना है। और इसके बाद जो सेल्फ रिलायंट इंडिया है वो हम क्रिएट कर पाएंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो बेसिक्स और प्रीलिम्स के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, कि इसमें जो लिस्ट तैयार की गई है वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के द्वारा लिस्ट तैयार किया गया कि 101 चीजों में क्या क्या चीजें होंगी, और उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे भारत के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। तो इनके बारे में भी हम बेसिक फैक्ट भी देखेंगे सीडीएस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। और देखिए, इनका काम भी अब आपको दिखने लगा, अभी तक काफी कंफ्यूजन था, लेकिन अब जैसे जैसे कि रोल इनका क्लियर कर दिया गया था शुरू में कि सीडीएस का क्या रोल होगा, तो यहां पर ऐसा नहीं कि जो 101 ये लिस्ट तैयार की गई है इसमें हमारे मिलिट्री से या आर्म फोर्सेस से नहीं पूछा गया, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरी मीटिंग के साथ सीडीएस ने यह फैसला लिया है कि कौन कौन सी चीजों को लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तो क्या बैंड किया गया है, मेक इन इंडिया को एक तरीके से पुश देना है, इस पूरे जो स्टेप है उसका उद्देश्य। एंड ऑब्वियसली मनी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाहर जाता है देश से, क्योंकि हम डिफेंस प्रोडक्ट्स को बाहर से खरीदते हैं, और इसके लिए जब हम ये काम भारत में ही करेंगे तो उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में होगा। और जिस तरीके से मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट भारत का था कि यहीं पर डेवलप किया जाएगा, और मेक इन इंडिया को सेल्फ रिलायंस से जोड़ते हुए ये सारे जो स्कीम्स अभी आ रहे हैं उसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीडीएस के बारे में थोड़ा सा बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में पहले सीडीएस कौन बन गए हैं, बिपिन रावत साहब, जनरल बिपिन रावत साहब। यह याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर यूपीएससी में नाम नहीं पूछा गया तो अदर एग्जाम्स में तो जरूर पूछा जाएगा नाम, लेकिन यूपीएससी में आपसे इनके काम वगैरह पूछे जाएंगे या फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, तो इसलिए रेडी रहना है इन चीजों को लेकर के। इनका रोल याद रखिएगा। और एक और बात याद रखना है कि रिकमेंडेशंस किसने किसने दिया हुआ है। तो 2001 में जो कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी, उन्होंने भी एक रिकमेंडेशन में कहा था कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए भारत में जो पूरा कमांड वगैरह दे सके। जब भी कोई ऐसी एनफोर्सिंग कंडीशन आती है तो जो तीनों सेनाएं हैं भारत की, उनमें एक तालमेल बिठाने के लिए एक हेड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो सभी को कमांड दे सके और सही तरीके से चीजें चैनलाइज हो सके। तो वहीं पर सीडीएस का रिकमेंडेशन आया था, और उसके बाद 2012 में नरेश चंद्र कमेटी ने भी इसको रिकमेंड किया था। रोल चाहिए, 5 मेजर रोल है, याद रखिए कि ये एक्ट करते हैं परमानेंट चेयरमैन की तरह सीडीएस के, और विच विल ऑल्सो द 3 सर्विस चीफ एज मेंबर्स। एंड इस कमेटी में ये जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होती है, इसमें तीनों सेनाओं के चीफ होते हैं वो मेंबर होते हैं, और इसके चेयरमैन सीडीएस हो गए हैं, ठीक है। न्यूली क्रिएटेड डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, यह नया बनाया गया है, और इसको भी हेड सीडीएस ही कर रहे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। सीडीएस इज ऑल्सो वेस्टेड विद द अथॉरिटी टू प्रोवाइड डायरेक्टिव्स टू द 3 चीफ्स। तो ये डायरेक्टिव्स दे सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इनके जो डायरेक्टिव्स है वो बाइंडिंग नहीं है उनके ऊपर, लेकिन हाँ, इनसे सलाह मशवरा किया जाएगा पहले। And the CDS is first among equals, and he enjoys the rank of secretary within the defense of and his power will be the confined। ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी इनके बारे में। बेसिक फैक्ट ये 5 चीजें कि ये क्या परफॉर्म करेंगे, क्या रोल होगा। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और अनाउंसमेंट किया है गवर्नमेंट ने, दैट इज ₹1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ये पूरा प्रोग्राम, एग्री इंफ्रा फंड तैयार किया जाएगा, जिसमें कि 1 लाख करोड़ का पूरा ये फंड रखा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे
कि एग्रीकल्चर कमोडिटी से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, स्टोरिंग से लेकर के हर एक चीज़ तक, उसका ध्यान इसमें रखा जाएगा। और ये बेसिक फैक्ट्स हैं इससे जुड़े हुए कि किस किस बात पर फोकस किया गया है और फाइनेंसिंग कैसी रहेगी, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें शामिल किया गया है, और इमीडिएट ये फंड क्रिएट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अभी 2 साल समय लगेगा, जबकि ये इमीडिएट अभी स्टार्ट कर दिया जाएगा। और 10 साल का समय इसमें रखा गया है कि 2020 से लेकर के 2019 तक में ये पूरा इम्प्लीमेंट होगा। और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसको सही तरीके से बनाया जाएगा इसमें। तो मतलब फसल होने के बाद फसल को कैसे रखना है, कैसे स्टोरेज करना है, वेस्टेज ना होने पाए, इन सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा। ये जो न्यूज़ है ये आपको एक्सप्लेन पेज पर मिलेगा। और ये जो पहला न्यूज़ हमने देखा था उसी का डिटेल्ड वर्जन है ये, कि जो फैसला लिया गया है उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखा गया है। तो यहाँ पर एक निगेटिव इंपोर्ट लिस्ट जारी की गई है। तो आपको निगेटिव लिस्ट और पॉजिटिव लिस्ट का मतलब आई गेस पता होगा। निगेटिव लिस्ट का मतलब है कि यहाँ पे भारत सरकार ने ये कहा कि ये 101 ऐसे आइटम हैं एंड द आर्म फोर्सेस विल प्रोक्योर ऑल दीज फॉर्म्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर एंड द मैन्युफैक्चरर्स कुड बी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो इसमें कह दिया गया कि यहाँ पे जो ये आइटम्स हैं उस पे आप डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। एज पर द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट which track global defense export and import, India has been world's second largest importer between 2014 and 19। 2014 से 2019 तक भारत दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर पूरे विश्व में बन गया था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंगली। ये आप डाटा आराम से यूज कर सकते हैं, इसको याद भी रखिएगा, कॉपी वगैरह में लिख सकते हैं। तो ये इसलिए, और उसके बाद अगला स्टेप क्या है, सेल्फ रिलायंस बनाने का भारत को, जिसकी वजह से ये सारे फैसले अब लिए जा रहे हैं। क्या क्या इंक्लूड है ये आप देख सकते हैं, लाइक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये सारी इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा हाउ वाज द लिस्ट क्रिएटेड, तो आपको मैंने बता दिया कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के हेड CDS के द्वारा इनका लिस्ट तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग ऑल जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि नेवी, एयरफोर्स, DRDO, इन सभी से बात करने के बाद ये पूरा लिस्ट तैयार किया गया है। विल इट कम इनटू इफेक्ट इमीडिएटली, तो कहा जा रहा है कि नहीं, इमीडिएटली नहीं, 2020 से 2024 तक ग्रेजुअल प्रोसेस में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो अभी ये ऐसा नहीं कि तुरंत सारी चीजें लागू हो जाएंगी। और अभी वैसे भी जब आपने देखा कि जो एप्लीकेशंस वगैरह को बैन किया है भारत ने, चाइनीज एप्लीकेशंस को, तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो अभी भी रन हो रहे हैं। तो सारी चीजें बहुत ही इमीडिएट नहीं होती है, अनाउंसमेंट्स आते हैं, उसके बाद उस पर बातचीत होती है और चीजें ग्रेजुअल बेसिस पर आगे बढ़ती हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना है। हाँ, सडन स्टेप क्यों लिया गया है ये इंपॉर्टेंट है कि एक तरीके से जो यहाँ पे पैकेज और इन्वेस्टमेंट है वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाया जा रहा है। इस पर कई सारे आर्टिकल हमने डिस्कस भी किए थे कि क्या कोई प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लिए जाएंगे भारत में, क्या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाएगा भारत में। तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये जो प्रेजेंट स्टेप्स हम देख रहे हैं इसमें ऐसा लग रहा है कि ये somehow import substitution या फिर प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स भी हम इसे कह सकते हैं। बट हमें पॉजिटिव एंगल देखना है, ऑब्वियसली इसको हम क्रिटिकली एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है आपसे। और इस पे कई चीजों को भी उठाया गया, जैसे कि ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रशिया ने मिलकर के बनाया है। नो डाउट में ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत का है, असेंबलिंग भारत में हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कि टोटल सारी चीजें भारत की हैं। तो ऐसे में ये जो कॉन्सेप्ट है कैसे लागू होगा, तो ये सारी चीजें अभी डिबेटेबल इशू है, इस पे और आर्टिकल वगैरह भी आएगा जब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बेसिक फैक्ट्स को आपको पता रखना है। अगला न्यूज देखते हैं, अफगानिस्तान टू रिलीज तालिबान प्रिजनर्स पाविंग वे ऑफ फॉर टॉक। तो अफगानिस्तान में अब आपको पता है पीस टॉक शुरू हो गया है, और किसके बीच में, वहां की गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में। जो पीस टॉक है इसमें मीडिएशन अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। इस पर भी हमने कई सारे आर्टिकल को डिस्कस किया था लास्ट ईयर इसी सब समय में, और इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान ने भी अपना रोल प्ले किया है इस पूरे पीस टॉक तक पहुंचने में। इसमें भारत का भी इंपॉर्टेंट रोल देखा जा रहा है। और अभी रीसेंट न्यूज ये है कि तालिबान के जो 5000 प्रिजनर्स हैं
उनको उनमें से 400 लोगों को अभी रिलीज किया गया है। और ये जो पीस टॉक है ये दोहा में ऑर्गेनाइज होने वाला है आगे, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस बार हो सकता है इससे जुड़ा हुआ कोई भी फैक्ट आपसे पूछ लिया जाए प्रीलिम्स में भी। अब आगे बढ़ते हैं और आज के आर्टिकल में ऐसे आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक तो न्यूज में से ही है एग्री इंफ्रा फंड वाला, तो ये आपको लिखना है आज, जरूर ट्राई कीजिएगा। इसका मतलब बहुत ही आसान है, इसलिए हिंदी में इसको ट्रांसलेट आज नहीं किया गया है। पहला वाला है कि ग्लोबल लेवल पर तो रिकवरी हो रही है, इकोनॉमी में शुरू हो चुका है और अच्छी बात है ये, लेकिन अभी भी भारत में यानी डोमेस्टिक लेवल पर जो ग्रोथ का सिनेरियो है या ये जो ड्राइवर्स हैं, मतलब जो ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे, वो बहुत अनक्लियर हैं, अभी भी क्लियर नहीं है। तो आपको कुछ ऐसे मेजर्स बताने हैं जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को रिवाइव कर सकता हो। तो बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जो हमने डिस्कस किया है, इसको आप लिख सकते हैं। हर एक एंगल सोचिएगा, इकोनॉमिकली सोचिए, सोशल सोचिए, पॉलिटिकल सोचिए। जैसे अभी अगर हम और माइन्यूटली जाएं तो माइग्रेंट वर्कर को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमें किस बात पर ध्यान देना होगा कि डिमांड जनरेट करना होगा, और डिमांड जनरेट करने के लिए सोसाइटी में हमें देखना है कि हम किस किस सेक्टर को हेल्प कर सकते हैं। तो डिमांड कैसे जनरेट होगी, जब लोगों के पास पैसा पहुंचेगा तो फार्मर को हम डीबीटी दे सकते हैं, जो महिलाएं हैं हम उनको डीबीटी दे सकते हैं। इसके अलावा जो वल्नरेबल ग्रुप है, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको हम हेल्प कर सकते हैं। माइग्रेंट वर्कर के लिए जैसे कि अभी एक गरीब रोजगार योजना चलाया सरकार ने, उसी तरीके से ये तो सिर्फ 16 डिस्ट्रिक्ट में है, उसको हम 6 राज्यों में है, तो उसको हम और वाइड लेवल पर शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कैसे पैसे को लोगों तक पहुंचाना है ताकि डिमांड जनरेट हो, इकोनॉमी रिवाइव हो जाए, कैसे इन्वेस्टमेंट को हमें बढ़ाना चाहिए ताकि इकोनॉमी आगे बढ़ती पर आ जाए, कैसे पॉलिसी को क्लियर रखना होगा, जो पॉलिटिकल पॉलिसीज बनती हैं उसको स्टेबल करना होगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारी बातें आप लिखेंगे और अभी हालांकि हम आर्टिकल जब डिस्कस करेंगे तो यूल गेट मोर पॉइंट्स। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है, रिसेंट पीएम लॉन्चेस ₹1 लाख करोड़ एग्री इंफ्रा फंड, हाउ दिस सिग्निफिकेंट स्टेप विल हेल्प टू बूस्ट फार्मर्स इनकम। आपको बताना है कि कैसे ये जो स्टेप है ये हेल्प करेगा, फार्मर की इनकम को बूस्ट कर सकता है। तो आप इवन सोच पाएंगे कि अगर पोस्ट हार्वेस्ट मेजर्स को ले रहे हैं, इंफ्रा को आप ठीक कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर किसानों का बहुत फायदा होगा इसमें। तो इस तरीके से ओवरऑल जोड़ करके आपको आंसर लिखना है। इसके पहले जो पॉइंट्स हमने पढ़े होंगे उन सबको भी आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। और आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मॉडर्न इंडिया पर बेस्ड है। ओके, पहला सवाल है स्वदेशी मूवमेंट पर, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। अगला सवाल है बारदौली रेजोल्यूशन, याद आ रहा है बारदौली रेजोल्यूशन कब पास हुआ था, कौन से इंसिडेंट्स या घटना के बाद। तो बताइए इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना है और प्लीज आंसर जरूर कीजिए। ये 4-5 लोग आंसर करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है, लिटरली बता रही हूँ, मेहनत करने का बिल्कुल मन नहीं करता। 4 घंटे 5 घंटे आप इतनी मेहनत करते हो पीपीटी पर, फिर आप रिकॉर्ड करते हो, फिर आप लेकर के आते हो, फिर आप एक्सपेक्टेशन लगाते हो, और आप लोग इसको पता नहीं कैसे सुनते हैं। आप लोग कितने बिजी होते हैं, आई डोंट नो। किसी के पास टाइम नहीं होता आंसर करने का, किसी के पास आंसर लिखने का टाइम नहीं है, आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग। बट अगर आप पढ़ रहे हैं तो सही तरीके से पढ़िए। चलिए अगला सवाल है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी किसने बनाया, बताइए कमेंट में। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है नो चेंजर्स, मॉडर्न इंडिया किसने किसने पढ़ा है। जो लोग नए हैं वो घबराइएगा नहीं, मॉडर्न इंडिया आपको पढ़ना है, ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नो चेंजर्स के बारे में भी आपको पढ़ना है, तो बताइएगा कमेंट में कौन सा सही आंसर होगा इन सब का। और ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है दोस्तों, बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूं तो क्लासेस हर जगह पर मिलती हैं, पर्सनल गाइडेंस हर जगह पर मिलता है, लेकिन यहाँ का कॉन्सेप्ट बहुत ही ऑब्जेक्टिव है। ये क्या कॉन्सेप्ट है ये आपको तब पता चलेगा जब आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी ले पाओगे। इस वीडियो में इतना समय नहीं होता कि इसके बारे में डिटेल में बताया जाए। तो आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो वो कॉल कर सकता है 7500694119 पर, और यहाँ के फीचर्स को जान सकता है कि क्या सही मायने में ये प्रोग्राम आपकी मदद कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के आर्टिकल को। फाइनली फॉल एंड राइज, इकोनॉमी में एसोसिएट करेंगे। आर्टिकल में शुरुआत में वही सारी बातें कही गई हैं कि कोविड-19 का शॉक कितना भयानक है, यू नो बेटर। पूरी इंडियन इकोनॉमी पहले से ही डाउन चल रही थी, कोविड-19 के आउटब्रेक के पहले से ही स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी।
और इकोनॉमिक स्लोडाउन पर हम आर्टिकल पिछले साल से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये जो शॉक आया, ये जो कोविड-19 का लॉकडाउन आया, इसने चीज़ों को और भी ज़्यादा वर्स्ट कर दिया। क्योंकि अब क्या हो रहा है, लोगों में एक अलग सा फियर है, एक क्राइसिस है, फिजिकल कंस्ट्रेंट आ चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। इसमें कई सारी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि रुक गई हैं और वायरस कंट्रोल नहीं हो रहा है। वायरस का अटैक लगातार बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ केसेस 50,000 एक दिन में आने लग गए हैं और उससे भी ज़्यादा। तो इस तरीके से ना तो हम वायरस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना ही इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी रिज्यूम हो रही है और एक अजीब सा एंग्जाइटी लोगों के मन में आ चुका है अब। अभी ग्लोबल जीडीपी की बात करें, टू कॉन्ट्रैक्ट 3.5% 2020 इज ऑलमोस्ट सर्टेन द डीपेस्ट रिसेशन। तो अभी 2020 का ये जो हम सिनेरियो देख रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर 3.5% पर है, जो कि डीपेस्ट रिसेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जो स्थिति थी उससे भी ज़्यादा भयानक स्थिति इस बार देखने को मिल रही है। नाउ ग्लोबल जीडीपी इज राइजिंग। इसमें अच्छी बात बस एक ये है कि जो ग्लोबल जीडीपी है वो आगे जा रहा है, राइज हो रहा है। तो ऑब्वियसली हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि अब भारत की भी जीडीपी को भी हम आगे लेकर के जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एक तरफ यूएस में जहां पर केस कंट्रोल में नहीं है, वहीं अब भारत की भी स्थिति वैसी ही होने वाली है और यहां पर भी जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम एशिया लेवल पर कंपेयर करते हैं तो इंडिया की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। केसेस के नंबर्स जो हैं वो रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं और रिस्क काफ़ी बढ़ रहा है, बोथ हेल्थ एंड इकोनॉमिक। द डीपेस्ट रिसेशन, तो जैसा अभी हमने बताया कि स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, रिसेशन की कंडीशन आ चुकी है, पब्लिक एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लॉकडाउन की वजह से, राइट। सो लोगों की एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है। अब हमें ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जो हमें नॉर्मल की कंडीशन में एटलीस्ट लेकर के जाए। नॉर्मल का कंडीशन मतलब कि अभी जो हम लेवल पर है वो तो नॉर्मल से भी बहुत नीचे हैं। तो कुछ ऐसा करना होगा कि हम नॉर्मल तक एटलीस्ट जाएं, रिसेशन के लेवल पर ना रहें। और इसके लिए हमें डिफरेंट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उस पर फोकस करना होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो रुकी पड़ी हैं और अभी उनका कोई आसार नहीं है। जब तक वायरस रहता है तब तक खास करके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा, वहाँ पर थोड़ा ईज हुआ है, लेकिन कई ऐसे सेक्टर जहाँ पे से ट्रेवल का है, कम्युनिकेशन का, टूरिज्म का है, एंटरटेनमेंट का है, इन सभी जगह पर काफ़ी स्थिति खराब हो चुकी है और नॉर्मलाइजेशन तक जाने में भी हमें बहुत समय लगेगा और वो तब पॉसिबल हो पाएगा जब वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा। तो वैक्सीन का अवेलेबल ना होना आज बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता जा रहा है दिन ब दिन। और ये एक एस्टिमेशन बता रहे हैं यहाँ पे रियल जीडीपी का, दैट वुड कॉन्ट्रैक्ट 4.4%, दिस वुड बी द डीपेस्ट रिसेशन इंडिया हैज विटनेस्ड इन 1980। तो 1980 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत में जीडीपी ग्रोथ इतना ज़्यादा नीचे चला गया हो। एंड अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, तो कई सारी ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है जहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए। इस समय जो देश है वो एक अलग तरीके की कंडीशन में उलझ गया है। जैसे एक तो हमारे पास चैलेंज क्या है कि हम इकोनॉमिक डाटा को सुधारें, दूसरा चैलेंज है वायरस की सिचुएशन को कंट्रोल करें। लेकिन वायरस की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमने लॉकडाउन किया, लेकिन जैसे ही अनलॉक होना शुरू हुआ तो केसेस भी अनलॉक होने शुरू हो गए और केसेस भी लगातार बढ़ने लगे। तो ये एक आपस में ही काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सा सिचुएशन है कि कैसे इसको मैनेज किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट कि और जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी काफ़ी नीचे चली गई हैं। ये कैसे पता चला? तो कई सारे डिटेल एंड डाटा से पता चला। जैसे कि ई वे बिल है, ई वे बिल जो आपका टैक्स लगता है मूवमेंट ऑफ गुड्स पर, वो भी काफ़ी नीचे चला गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है पिछले साल के कंपैरिजन में देखा गया तो। फिर व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो होता है वो भी काफ़ी कम हो गया है। गूगल और एप्पल मोबिलिटी ट्रैकर से पता चला है कि जो नॉर्मल लेवल पर मोबिलिटी है वो भी काफ़ी नीचे चली गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो इस तरीके से बाकी सारी एक्टिविटीज़ भी नीचे जा रही हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने है। नाउ व्हाट विल बी द की माइक्रो इकोनॉमिक ड्राइवर एंड इंडियन ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड? अब क्या ऐसे ड्राइवर्स हो सकते हैं, क्या इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं जो इंडिया की इकोनॉमी को आगे लेके जाएंगे, ग्रोथ को आगे लेकर के जाएंगे? तो उसमें क्या आता है? फिजिकल पॉलिसी सपोर्ट। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने आंसर में आज जरूर इंक्लूड कीजिएगा। फिजिकल पॉलिसी सपोर्ट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट कितना खर्च करती है। यहीं पर आपको एक कॉन्सेप्ट याद आ गया होगा, फिजिकल डेफिसिट का।
तो हम भारत में कई सारी कमेटी बनी है, खास करके जो हमारा FRBM एक्ट है वो कहता है कि फिजिकल डेफिसिट एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये 3% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, जिसको हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। बाद में एनके सिंह कमेटी बनाई गई उस पर ही, और उन्होंने भी ये रिकमेंड किया कि फिजिकल पॉलिसी जो है वो बिल्कुल 3% से भी कम होना चाहिए। इसका उन्होंने पूरा एक ईयर भी फिक्स किया हुआ है। तो लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं ग्रोथ के टर्म में हम बात करते हैं, तो अभी हमें फिजिकल पॉलिसी ही बचा पाएगा और अभी हमें डेफिसिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ऐसा राइटर का मानना है कि अगर हम इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहते हैं, क्विक रिवाइव चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पैसे खर्च करने होंगे। अब यहाँ पे जो क्रेडिट एजेंसी है जो रेटिंग दे रही है आपको, अब क्रेडिट एजेंसीज जो होती हैं, रेटिंग एजेंसीज, उनके रेटिंग बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि उनकी रेटिंग को देकर के इन्वेस्टमेंट होता है। तो इनका कहना है कि वो किसी कंट्री के फिजिकल डेफिसिट को देख करके रेटिंग नहीं, बल्कि वहां पे जो ग्रोथ हो रहा होता है उस ग्रोथ को देख करके रेटिंग देती है। क्योंकि यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, डाउनफॉल हो गया है, तो इस बात पर फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो कैसे पहले ग्रोथ पर फोकस करेंगे, जो फिजिकल स्पेंडिंग है उसको बढ़ाएंगे। हाँ, शॉर्ट रन में ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर सही स्ट्रेटेजी के साथ उसको खर्च किया गया तो रिवाइव करेगा, ये ग्रोथ करेगा। एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो वंडर व्हाई इंडिया हैज नॉट सीन मोर एग्रेसिव फिजिकल पॉलिसी सपोर्ट। ऑब्वियसली ये बातें कई जगह से हैं कि आखिर क्यों नहीं हम एक एक्सटेंसिव फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको लगेगा कि नहीं, गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए थे। आप ध्यान से देखेंगे जो अनाउंसमेंट्स हैं उसमें सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं किए गए हैं। जैसे अगर MSMEs को कोलेटरल फ्री लोन देने की बात कही गई है, तो वहां पर सरकार ने पैसे नहीं दिए हैं। वहां पर सरकार ने बैंक को ये कहा है कि हम आपकी गारंटी लेते हैं, आप पैसा MSMEs को दे दो। लेकिन अब ये जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक पैसे MSMEs के पास नहीं पहुंच पाएंगे, और पैसे नहीं पहुंचेंगे तो काम नहीं होगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट एक इनडायरेक्ट मेजर्स अपना रही है सपोर्ट करने का, इकोनॉमी को बूस्ट करने का, लेकिन अभी राइटर का ये मानना है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं साबित होगा। और यहाँ पर द प्राइस इज नॉट सेविंग द इंटरेस्ट इज एन अम्ब्रेला व्हेन देयर इज सनशाइन इज दैट व्हेन वी हैव टू बियर कॉस्ट व्हेन इट इज रेनिंग। तो हमें अभी इकोनॉमी को किस तरीके से बचाने की ज़रूरत है, हमें ये देखना है कि हमारे पास जब कड़ी धूप है तो हमारे पास अम्ब्रेला है, राइट, लेकिन जब बारिश होती है तो हम भीग रहे हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको अपनी इकोनॉमी को उस तरीके से देखना है कि जब आप कंस्ट्रेंट में हैं, जब इकोनॉमी नीचे जा रही है, ग्रोथ बहुत नीचे हो गया है, तो आपको अब इसको उठाने की ज़रूरत है। जब सिचुएशन नॉर्मल है तब तो फिर चीज़ें नॉर्मल रहती ही हैं। अब अगला आता है गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी के बाद मॉनेटरी पॉलिसी आती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी में देखा गया ये कि RBI ने लगातार बहुत रियायत दी है, पॉलिसी रेट को कम किया है, 115 बेसिस पॉइंट तक पॉलिसी रेट को रिड्यूस कर दिया गया ताकि मार्केट में लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जा सके। ये क्लियर कट जो एक साइन था वो दिख रहा था RBI की तरफ से। बट अभी क्या हुआ, अभी जो नई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हाल ही में हुई उसमें उन्होंने अनचेंज रखा पॉलिसी रेट को, उन्होंने दोबारा चेंज नहीं किया। तो इससे एक बात तो ये साबित करना चाह रहे थे, ये दिखाना चाह रहे हैं कि अभी वो वेट एंड वॉच अप्रोच को अपना रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है, बिकॉज इन्फ्लेशनरी मेजर्स प्रेशर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ग्रोथ नीचे जा रहा है, इसमें बहुत एक लिमिट से ज़्यादा हम लिक्विडिटी को इन्फ्लक्स नहीं कर सकते हैं मार्केट में, और ये चीज़ की वजह से जो कंडीशनल स्टेप्स हैं वो लिए गए हैं RBI के द्वारा। नाउ कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर हम काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिमांड बढ़ाया जाए, ठीक है। दूसरा, फेवरेबल बेस इफेक्ट, मैसिव पॉलिसी सपोर्ट and advanced economic driving the global recovery could fit India economy 2021। तो ये सारी चीजें ऐसी सपोर्ट मेजर्स हैं, उसको सरकार को लेना चाहिए अपने यहाँ पर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। अब आइए अगले आर्टिकल पर चलते हैं, एन अगस्त लेसन। ये आर्टिकल आप पेपर 1 में रख सकते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल में क्विट इंडिया मूवमेंट की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड जान लेते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट का। 1942 में ये क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है, जिसमें गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। ये एक ऐसा समय था जिस पर कि ब्रिटिश भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि वो गांधी जी जो हमेशा
अहिंसा की बात करते हैं, वो गांधी जी जिन्होंने कभी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं किया, आज उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट कैसे दिया कि डू और डाई। तो इसका मतलब है कुछ बहुत बड़ी बात रही होगी। तो वहां पर उस समय एक ऐसी सिचुएशन थी जब भारत में एक तो ब्रिटिशर्स का राज था और वो हमें स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हम तब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो अदर इंपीरियल पावर थे जैसे जापानीज, वो भारत की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। और उस समय में जो जापानीज पावर था उसको बहुत ही क्रूएल माना जाता था, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज थी बहुत ही क्रूएल थी। तो तब गांधी जी ने यह फैसला लिया कि अब भारत को आजाद करना ही पड़ेगा, और तब उन्होंने इस एक्सट्रीम स्टेप को यहाँ पर फॉलो किया था। तो 8 अगस्त 1942, यानी कि 8 अगस्त कब था? आज से एक दिन पहले सैटरडे को 8 अगस्त था, और क्विट इंडिया मूवमेंट वाले दिन पर ही इस आर्टिकल को लिखा गया है। ठीक है, और इसके बारे में जो बेसिक फैक्ट है वो भी आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में ये पूछा जाएगा कि इसको किसने स्टार्ट किया था, और फिर लीडरलेस मूवमेंट था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि इसको गांधी जी ने स्टार्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को, लेकिन जैसे मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो सभी लोग अरेस्ट कर लिए गए थे, और इसको पूरी तरीके से सप्रेस करने की कोशिश की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और ये इसका जो फर्स्ट हाफ था वो तो पीसफुल रहा, क्योंकि पूरा सब कुछ अंडरग्राउंड चल रहा था। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे थे इसमें जो काम कर रहे थे, क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स को तो अरेस्ट कर लिया गया था, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, इन सभी लोगों को तो अरेस्ट कर लिया गया था। बट कुछ ऐसे लोग थे जो बैकग्राउंड में काम कर रहे थे, उषा मेहता, ये सारे लोग बैकग्राउंड में काम कर रहे थे, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उसके बाद का जो अदर हाफ ऑफ द मूवमेंट रहा था वो काफी वायलेंट रहा था। ठीक है, तो ये बेसिक्स फैक्ट हैं, इसके बारे में ध्यान रखना है। अगला हम देखें क्रिप्स मिशन, ये इसका चूंकि इन सब चीजों का जिक्र आएगा आर्टिकल में, तो इस पर हम बात करेंगे। इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा मार्च 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? 8 अगस्त में 1942 में, और ये क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 मार्च में। मतलब जब हमें ये लगा कि अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो नहीं ही हमें आज़ाद करना चाहते हैं, वो अभी भी हमें घुमाना ही चाहते हैं, तब जाकर के हमने ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लिया। क्योंकि इस मिशन में जो प्रपोजल था उसमें क्या प्रपोजल दिया गया था? उसमें कहा गया कि इंडियन डोमिनियन को सेटअप करने की बात कही गई थी, और जो कि यहाँ पर लोगों को मंजूर नहीं था। इसमें कई सारी ऐसी बातें कही गई थी जिसमें कि सहमति नहीं बनी। The Constituent Assembly would be formed, a frame new constitution for the country. This assembly would member elected by the provincial assembly and nominated by the prince. तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स थे जो आपको पता होने चाहिए। नाउ आर्टिकल में देखते हैं क्या कहा गया है। तो वाइस प्रेसिडेंट जी ने आर्टिकल को लिखा है, और बहुत ही बैलेंस व्यू में इन्होंने लिखा है। बेसिकली पूरा का पूरा सब कुछ फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़ते हुए इन्होंने लिखा है कि भारत में लोगों ने कितने बलिदान दिए इस इंडिपेंडेंस को पाने के लिए, और क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। और इनिशियली एक्चुअली ये अगस्त मंथ का जिक्र करते हैं कि जो अगस्त मंथ है वो कितना इंपॉर्टेंट और कितना स्पेशल है भारत के लिए, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस इसी अगस्त में मिला। इसके अलावा जो अयोध्या में राम टेम्पल है, जो पिछले 500 सालों से एक मुद्दा था, एक इशू था, वो रिजॉल्व होता है अगस्त में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगस्त में हुई और बहुत ही कमेंडेबल रही, इसीलिए एक स्पेशल मंथ माना जा रहा है इस अगस्त को। और इनका कहना है कि जब 1001 में पहली बार इन्वेजन होता है बाहर से भारत पे, उसके बाद से ही भारत की स्थिति को बहुत वीक किया जाने लग गया। जो फॉरेन इन्वेडर्स यहाँ पर आए, ट्रेडर्स आए, उन्होंने भारत को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, यहाँ के सोशो कल्चर इकोनॉमी को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। और अब ये फ्रीडम स्ट्रगल पर आते हैं कि कई सारे लोगों ने एक सोलो कैंपेन को चलाया। जैसे कि जब हम पहले इन्वेडर्स की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, इन सभी का नाम आप जानते हैं, छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, और इन सभी लोगों ने अपने हिसाब से एक सोलो कैंपेन किया भारत को स्वतंत्र करने के लिए। लेकिन इनका कहना है कि हर जगह पर एक मीर जफर था। मीर जफर का नाम ये क्यों ले रहे हैं? बिकॉज आपको याद होगा जब बैटल ऑफ प्लासी की हम बात करते हैं तो वहां पर मीर जफर का नाम आता है। सिराजुद्दौला ने जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ मुहिम छेड़ी तो वहां पर उनके अपने ही लोगों ने उनके साथ छल किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश जो है वो भारत के जो कमजोर कड़ी है उसको पहचानने में
सक्सेस रहे, और उसके बाद उन्होंने पूरे भारत पर किस तरीके से कब्जा और एक्सप्लॉयटेशन किया वो आप जानते हैं। तो इस तरीके से जो सोलो कैंपेन्स रहे वो बहुत सफल साबित नहीं हो पाए, और यहाँ पे जो लूप होल्स थे, यानी हमारे घर में ही जो दिक्कतें थी, उसकी वजह से हम इतने सालों तक दूसरे के गुलाम बने रहे। लेकिन इस इंडिपेंडेंस से, इस फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान एक बहुत अच्छी चीज हुई। वो क्या, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो नेशनल मूवमेंट हुआ, इसने पूरे देश को एकजुट किया, इसने सारे लोगों को एक साथ किया, राइट। तो एक कंट्री की फीलिंग होती है इस नेशनल मूवमेंट के दौरान हमें आई, और फिर हमने इसको सही तरीके से साबित करके दिखाया 1947 15 अगस्त को, जब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है भारत में। वाई डिड गांधी जी से सो, ये वही वाली बात है जब मैंने आपको बताया कि जब गांधी जी ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया 8 अगस्त 1947 में, 47 में जाकर के वो चीज़ सक्सेसफुल हुई, और 42 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो वहां पर क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको ऐसा लगा कि आखिर गांधी जी ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो उनके मन में ये बात फिर आई कि देयर इज समथिंग क्वाइट मोर वायलेंट इन इंडिया, और फिर ये आज जो आपको आज़ादी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं उस स्टेप के बाद से जो था वो बहुत ही स्पीडी वे में रहा था। फिर गांधी जी के ये शुरुआती दौर को डिस्कस करते हैं कि उनकी नीति कैसी रही, क्या रही। वो भारत में 15 में आए, 1915 में आए, और उसके बाद उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, कैसे ब्रिटिशर्स के साथ निगोशिएट किया, राइट। और कई सारे ऐसे इवेंट हुए, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को की पार्टी को डिक्लेयर कर दिया गया बिना यहाँ के जो लीडर्स थे, जो फ्रीडम स्ट्रगल में काम कर रहे थे, उनसे बिना कंसल्ट किए इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो ये सारे ऐसे इवेंट हुए जिसने कि मजबूर किया कहीं ना कहीं गांधी जी को कि वो एक एक्सट्रीम स्टेप की तरफ जाएं, और दूसरी तरफ जो जापानीज इन्वेजन था वो भी काफ़ी प्रेशरफुल था, और क्रिप्स मिशन उसके पहले आया था, जिसमें कि कोई ऐसा एफर्ट ब्रिटिशर्स का दिख नहीं रहा था भारत को स्वतंत्र करने के लिए। तब उन्होंने एक मास को अर्ज किया कि डू और डाई। तो काफी इंपॉर्टेंट ये इवेंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं मॉडर्न इंडिया में, वहां पर आपको आंसर लिखना होता है। इसके अलावा कई सारे मॉडरेट लीडर्स रहे जिनका काफी अच्छा रोल रहा, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, और जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स रहे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। रिवॉल्यूशनरीज रहे भारत में कई सारे, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जिनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम भूल नहीं सकते, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने कि INA बनाया, इंडियन नेशनल आर्मी, और उसमें जो उनका योगदान रहा और जिस तरीके से नेताजी का कंट्रीब्यूशन रहा फ्रीडम स्ट्रगल में, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। और इतने सारे स्ट्रगल के बाद भारत को आज़ादी मिली है। ये कह रहे हैं कि वो सोमनाथ टेम्पल में, जब महमूद गजनी भारत में आया था, अटैक किया था उसने, तो सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था, और उसको रीस्टोर करने में कई साल लग गए। 925 साल के बाद उसको रीबिल्ड किया गया, रीस्टोर किया गया, और राम टेम्पल को 500 साल लग गए कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने में। तो ये है पूरी सिनारियो, नीड टू इन्वेस्ट विद इन कंट्री। अब आइए प्रेजेंट एरा में, मॉडर्न इंडिया से आते हैं प्रेजेंट के सिचुएशन में। अब ये कहते हैं कि जब हमने भारत को इतनी मेहनत से आज़ाद कराया है, वी आर in an independent state, in an independent country, so what we need to do more। इनका कहना है कि हमें इंडिया में और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने भारत में किया, वो जो इन्वेस्टमेंट था वो उनके फ़ायदे के लिए था। उन्होंने अपने कॉमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट को देखा। वहाँ पर एक डाटा इसमें बताते हैं कि यहाँ से जो पैसे लेकर के वो लोग गए थे, वो UK की GDP का 17 गुना था। ये उषा पटनायक इकोनॉमिस्ट है, उनकी रिपोर्ट है। तो ये इनका कहना है कि उस समय में जो भी डेवलपमेंट हुए वो उनको सपोर्ट करने के लिए हुए, और आज ये ज़रूरत है कि जब हमें अपनी कंट्री को इकोनॉमिक पावर हाउस बनाना है तो हमें अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए। नो डाउट ये जो एक यहाँ पे मैसेज बाहर के लोगों को भी दिया जा रहा है कि वो भारत में इन्वेस्ट करें, आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसको पूरा करें। एक बात हमें समझ लेनी चाहिए, एक लेसन हमें पता होना चाहिए, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल।
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये हर जगह पर एग्जिस्ट करती है। जब आप यूनाइटेड होते हैं तो आप बहुत मजबूत होते हैं, आपको कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन अगर आप डिवाइडेड हैं तो आप ऐसे ही टूटे हुए हैं। तो इसीलिए अब ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करने की जरूरत है भारत को। वी नीड टू नीड एन इंडिया बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक एंड राइट गवर्नेंस। यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है उसको फ्लरिश करने की जरूरत है और इस अपॉर्चुनिटी को हर किसी को यूज करना चाहिए। हमें एम्पावर करना होगा, हर इंडियन को एम्पावर करना होगा, उनके फुलेस्ट पोटेंशियल को यूज करना होगा। यानी कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमारी ताकत है, वो हमारी पावर है, उसको हमें यूज करना चाहिए। एंड द प्रेजेंट ग्लोबल ऑर्डर, इट इज इकोनॉमिक पावर दैट enables a nation to have its say and we need to fully harness our economic potential। तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातों से इन्होंने अपना ये पूरा एंड किया है। 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस पर हम पहुंचने वाले हैं 2022 में, तो अब ये बहुत ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाए, यहाँ के मोटो को क्लियर रखा जाए और भारत को जो रीबिल्ड करने का सपना है और स्ट्रांग बनाने का सपना है, जो प्रॉस्पेरस भारत हुआ करता था आज से कई साल पहले, जब आप जाकर के पढ़ते हैं, गुप्ता पीरियड की बात करते हैं और उस समय में जो भी सिचुएशन या मौर्यन पीरियड की बात करते हैं, तो तब जो भारत था एक इंटीग्रेटेड इंडिया, एक यूनाइटेड इंडिया, और उससे हम आज कई गुना ज़्यादा इंटीग्रेटेड हैं। उसको और एडवांस करने की ज़रूरत है और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, प्रॉस्पेरस बनाने की ज़रूरत है। तो भाई लास्ट डे के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। Which of the following is a part of capital account of a country? तो कौन सा इसमें जो कैपिटल अकाउंट में आएगा, ये क्या होगा? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बाकी सारे करंट अकाउंट में आएंगे। तो आई होप आपने सही आंसर किया है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट पर क्वेश्चन किया गया था कि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट इसमें से क्या है? Foreign direct investment, where a parent company starts in a new venture of a foreign country by constructing new operational facility। ठीक है, तो नई ऑपरेशनल फैसिलिटी में जब इन्वेस्टमेंट होगा तो वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी में इन्वेस्टमेंट होगा तो वो ब्राउन फील्ड कहलाएगा, याद रखिएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट तो करता है, रेगुलेशन ऑफ फॉरेक्स एक्सचेंज बिल्कुल करता है, मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल डेफिसिट नहीं करता है, ये गवर्नमेंट का काम है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट आरबीआई को ही कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसा लगा डिस्कशन जरूर बताइए कमेंट करके, लाइक कीजिए पसंद आ गया हो तो फटाफट से, और इसके अलावा प्लीज शेयर जरूर कीजिए, लोगों को बताएं कि डिस्कशन है। और अब हम लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूज को शामिल करेंगे, प्रीलिम्स पास आ रहा है तो कोशिश करेंगे जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हैं उसको हम लोग देखते चलें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।